मैं रविंद्र अरोड़ा, जिला अध्यक्ष उपभोक्ता महिला प्रकोष्ठ कांग्रेस शिवपुरी बंदी छोड़ दिवस के 400 साल पूरे होने पर देश विदेश व ग्वालियर अंचल में बसे सिख समुदाय को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको जिन शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नौकरियों को अपना करियर बनाया है और साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना नाम किया है। तो आइए हमारे साथ मिलते हैं वाणिज्य कर निरीक्षक जया गुप्ता से भी जुड़ी रही और मुझे बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना था। तो इसका सीधा सा तरीका था कि मैं पढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी तो स्वतः ही उनके लिए प्रेरणा बन जाऊंगी और वो उसको फॉलो करेंगी, क्योंकि बच्चे कहने से वो नहीं सीखते हैं, जो वो अपने माँ बाप को करते हुए देखकर सीखते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि हमेशा पढूं और आगे बढ़ूं। तो जब पहली बार मैं नौकरी में आई तो वो शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की जॉब थी, जिसमें जो मानदेय मिलता था वो राशि भी काफ़ी कम थी और वो मुझे लगता था कि मेरी योग्यता इससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं और प्रयास करूं। तो उसके बाद मैंने दूसरी बार जब कोशिश करी तो मैं शिक्षाकर्मी वर्ग 2 में चयनित हुई, संविदा शिक्षक वर्ग 2 में चयनित हुई। उसमें भी मैं लगातार बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कोशिश करती थी कि नए तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, नया कौन सा ऐसा तरीका हो जो प्रभावी हो, जिससे बच्चे खेल खेल में ही सीखें। और खुद के लिए, शिक्षक के लिए एक लाइन होती है कि उसे नदी के प्रवाह की तरह होना चाहिए, अपने ज्ञान को सतत आगे जोड़ते रहना चाहिए। अगर वो वहीं ठहर गया, नवीन ज्ञान उसने प्राप्त नहीं किया, तो ठहरे हुए जल की तरह सड़ा हुआ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी को उपयोग में नहीं आएगा। तो पुरातन के साथ नवीन, हरदम नया, समाज में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, खुद को अद्यतन रखना होता था। तो कहीं ना कहीं वो भी उपयोगी रहा मेरे आगे बढ़ने में और दूसरी नौकरियों के लिए जो एग्ज़ाम मैं दे रही थी उसकी तैयारियों में सहायक रहा वो सब। बस इसी तरह यात्रा। शुरुआत की अगर बात करें तो कि लंबा समय गुजरा है शादी के बाद, जब आपने एज ए गृहिणी के रूप में काम किया है और उसके एक लंबे अंतराल के बाद आप जॉब में पहुंचे हैं, तो जो जॉब करने का मन में विचार बना था वो विचार कैसे आया था? हाँ, तकरीबन 3 वर्ष का ये समय रहा विवाह के पश्चात का, जब मैं अपने आप को पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में समर्पित किए थी। हालांकि गृहस्थ जीवन में अभी भी पूर्णतः समर्पित ही हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा टाइम मैं बच्चों से निकाल कर दूसरी तरह से अपने पति का सहयोग कर सकती हूँ और अपने उस शौक़ को जो शिक्षण से जुड़ा हुआ है उसको भी पूरा कर सकती हूँ। तो ये दोनों कारण थे जिसके कारण मैंने सोचा कि क्यों ना शिक्षा विभाग में ही पहला प्रयास किया जाए और मैंने प्राइवेट किसी विद्यालय को ज्वाइन किया और वहाँ पे संस्कृत टीचर के रूप में 9th और 10th के विद्यार्थियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। जी, शिक्षा विभाग की शुरुआत आपने की है और आपका जैसा आपका कहना कि हम नहीं चाहते थे कि बच्चे हमारे शिक्षित हों, इसलिए आपने चुनावी शिक्षा विभाग को, लेकिन कुछ समय बाद आपने शिक्षा विभाग को अलविदा कह दिया और महिला बाल विभाग, जो कि एक बड़ा विभाग माना जाता है बच्चों के लिए और महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, उसको आपने ज्वाइन किया था। तो महिला बाल विकास को ज्वाइन करने के पीछे क्या वजह रही है? तकरीबन 10 साल की शिक्षा विभाग की सेवाओं के दौरान मैंने ये पाया कि कई बार हम कहते हैं नींव अगर कमज़ोर है तो इमारत मजबूत कैसे होगी। तो जो बच्चे प्री एजुकेशन वाले होते हैं उनकी नींव उतनी अच्छी नहीं होती है, या शिक्षा के या महिलाओं के क्षेत्र में अगर आपका कुछ और करने का रुझान है तो महिला बाल विकास इसके लिए अच्छा विकल्प था। और रही बात वही कि जीवन में मुझे भी आगे बढ़ना था, ज्ञान पाना था और उस ज्ञान का उपयोग भी करना था, अपने हित में भी और लोगों के हित में भी। अगर मैं स्वयं के लिए ही सिर्फ पढ़ रही थी या कोई अनुभव जीवन का ले रही थी और उसको दूसरों के साथ साझा नहीं कर रही थी तो वो भी गलत ही हो जाता। तो मैंने प्रयास किया और फिर मैं मध्य प्रदेश में 59 रैंकिंग मेरी उस परीक्षा में आई थी और मैं महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक के पद पर चयनित हुई थी। तो उस दौरान भी मैंने पाया कि छोटे से बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास से लेकर लड़कियों के विकास में या महिलाओं के साथ हो रही कुछ दुर्व्यवहार में उषाकरण योजना या महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं में मैं कैसे बेहतर ढंग से ज़मीनी स्तर पर कार्य कर सकती हूँ। लेकिन सिलसिला आपका यहीं नहीं थमा,
महिला बाल विकास को भी आपने फिर अलविदा बोल दिया और आप सीधे पहुंच गए वाणिज्यकर विभाग में। तो वाणिज्यकर विभाग में जाने की कुछ वजह रही हो? चूँकि मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं में अपना दखल दिया, उस दिशा में सोचा, तो उसमें ये तय नहीं होता है कि आप किस पद को या किस विभाग को पाएंगे। तो आपके जो मेरिट रैंकिंग होती है उसके आधार पर ही आपको पद और विभाग मिलता है। तो पूर्व से ये नियोजित नहीं था कि मैं वाणिज्यकर विभाग का चयन करूँगी। मैं तो चाहती थी कि महिला बाल विकास में जैसे काम किया है तो उसमें और बाकी सभी क्षेत्रों में बेहतर काम कर पाऊँ, तो थोड़ा इससे ऊंचे का कोई पद पाऊँ, और शायद मेहनत उस हिसाब की ना रही हो। जी जी, 3 विभागों का आपका बड़ा अनुभव रहा है, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास और वर्तमान में वाणिज्यकर विभाग में आप अभी सेवाएं दे रहे हैं। तो क्या मानते हैं इन तीनों विभागों में कौन सा विभाग आपको बेहतर लगा सेवा के लिए? अगर मैं ये देखूं कि महिलाओं को सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि वे अपने परिवार को बेहतर ढंग से चलाएं, क्योंकि महिलाएं जो कुछ भी कर रही होती हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। पहला यही होता है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ये चीज़ कर रही हूँ। तो बैलेंस लाइफ अगर उनको जीनी है, परिवार और नौकरी के बीच सामंजस्य बहुत बेहतर बिठाना है, तो वो अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकती हैं शिक्षा विभाग से जुड़कर। और जो वाणिज्यकर विभाग है उसे भी मैं कहूँगी कि वो भी बहुत एक सुकून भरा विभाग है जी। तो उसमें भी आप परिवार और नौकरी दोनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त एक अहम निर्णय आपको लेना पड़ा था अपने लिए और कुछ अपनों के लिए, तो वो क्या वाक़या था उस वक्त का और ये निर्णय आप कैसे ले पाए? ईश्वरीय प्रेरणा होती है कुछ निर्णयों के पीछे, और मैं मानती हूँ ईश्वर में अटूट आस्था रखती हूँ, इसलिए मैं मानती हूँ कि ईश्वर आपके हर जन्म के लिए चीज़ें निर्धारित कर देते हैं। तो उस समय जब जीवन में एक ऐसा कठिन समय आया तो वो स्वतः से अंतर प्रेरणा हुई कि मुझे ये निर्णय लेना चाहिए और इसके साथ ही आगे जाना चाहिए। और मेरा परिवार हमेशा हर निर्णय में मेरा साथ देता है, तो ये जो उनका भरोसा है ना, उसकी वजह से मैं हर कुछ चीज़ कर गुजरती हूँ। नौकरी के साथ और घर परिवार के साथ ये जो मेलजोल आपका रहा है, इसमें काफ़ी वक्त जाता रहा है कि घर भी देखना है, नौकरी भी करना है। इसके साथ आप कुछ समय निकालते हैं गुनगुनाने के लिए, कुछ पंक्तियाँ लिखने के लिए, तो वो समय निकालने के लिए या मन में जो भाव आए हैं कि कैसे शब्दों को लिपिबद्ध किया जाए और इनको कविता का रूप दिया जाए, ये कविता वाली बात है, वो आपके मन में कैसे आई और कैसे आप इस ओर अग्रसर हुए? मैं याद करूँ तो मुझे याद है कि 2006 से मैंने विधिवत कविता को रूप देना शुरू कर दिया था कि अपने भावों को एक व्यवस्थित तरीके से कैसे मैं प्रदर्शित करूँ, तो मैंने ये शुरू कर दिया था। और जब मैं अपने घर पे अपने बच्चों के साथ ये चीज़ साझा करती थी कि मैंने ये लिखा है, तो कई बार वो मुझे प्रोत्साहित करते थे या उसमें कुछ सुधार मेरे को सुझाते थे, तो उसकी वजह से ये शौक़ मेरा थोड़ा सा बढ़ता गया। जी जी, तो हम चाहेंगे ये भी कि दर्शकों को कोई आपकी एक रचना जिसको आप मानते हैं कि काफ़ी अच्छी आपको लगती हो और आपके बहुत करीब हो, तो वो रचना भी दर्शकों को सुनाएंगे। जी, तो मैं चाहूँगी कि पहले मैं अपनी कविता के माध्यम से अपनी मुलाकात आपसे करवा दूँ कि मैं क्या मानती हूँ अपने विषय में। हर बार नया पा लेती हूँ जब खुद ही खुद से मिलती हूँ, हर बार नया पा लेती हूँ जब खुद ही खुद से मिलती हूँ, हर रंग चमकने लगता है तस्वीर में ऐसे ढलती हूँ। खुद के अंदर की सीपी में हर हुनर का मोती रखती हूँ, खुद के अंदर की सीपी में हर हुनर का मोती रखती हूँ। सूरज की लाली साथ लिए मैं अंधियारे से लड़ती हूँ। सागर सी गहराई मन में और नदियों सी चंचलता है, सागर सी गहराई मन में और नदियों सी चंचलता है, और आशाओं का दीप कोई मैं तूफ़ानों पर धरती हूँ। हर रंग चमकने लगता है तस्वीर में ऐसे ढलती हूँ। मैं शांत समीर मलय बन की और चक्रवात सा रूप कभी, मैं शांत समीर मलय बन की और चक्रवात सा रूप कभी। तुम जैसा चाहोगे मुझ में, मैं रूप में वैसे दिखती हूँ। हर रंग चमकने लगता है तस्वीर में ऐसे ढलती हूँ। तुम खाक मुझे अब समझोगे जब जीवन सारा बीत गया, तुम खाक मुझे अब समझोगे जब जीवन सारा बीत गया। अब दर्द की स्याही को लेकर जज्बात नए से लिखती हूँ।
हर रंग चमकने लगता है, तस्वीर मैं ऐसे ढलती हूँ। तेरा मेरा इसका उसका सबका किस्सा कह जाती हूँ। तेरा मेरा इसका उसका सबका किस्सा कह जाती हूँ। मैं तन्हाई में रोज़ ही हुई बस चंपा जैसे खिलती हूँ। हर रंग चमकने लगता है, तस्वीर मैं ऐसे ढलती हूँ। अब खुद ही खुद में खो जाती, यूँ तो कहने को मेले हैं। अब खुद ही खुद में खो जाती, यूँ तो कहने को मेले हैं। उम्मीद की कोई नज़्म बनी, मैं अल्फाजों में ढलती हूँ। हर रंग चमकने लगता है, तस्वीर मैं ऐसे ढलती हूँ। कविताओं का जो शौक़ आपको लगा है, कविताएं लिखना आपने शुरुआत जैसे की है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक कितनी रचनाएं आप कर चुके हो, और क्या किसी कवि सम्मेलन का जो एक मंच होता है कविता पढ़ने का, जहाँ एक मौका मिलता है, उसके लिए कभी आपको लगा कि आप कविता पाठ के लिए वहाँ पहुँचें? आमंत्रण तो मुझे आए हैं इस संदर्भ में, पर मुझे लगता है कविता मैंने जब शुरू की तो वो अपने सुकून के लिए की है। जैसे कहते हैं ना, स्वायंत सुख है, मैं उसके लिए लिखती हूँ। तो मैंने उन आमंत्रणों को स्वीकार नहीं किया है। कररा की अगर बात करें तो कररा में कवियों की कमी नहीं है, और निश्चित रूप से ये देखने में भी आता है कि कररा के कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने बाहर कई मंचों पर कररा को एक पहचान दी है। तो क्या लगता है आपको कि वो कररा के जो कवि गढ़ यहाँ रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर आप कविता के क्षेत्र में आए हैं, या कोई और वजह रही है? हालांकि पहले मैंने पढ़ा तो बड़े बड़े साहित्यकारों को पढ़ा था, नामचीन, जैसे प्रेमचंद या अन्य कोई वरिष्ठ साहित्यकार हुए। स्थानीय साहित्यकारों से जुड़ने मिलने का अवसर बाद में मुझे हुआ, जब मेरा ये शौक़ थोड़ा सा परवान चढ़ा तो मैं बाकी लोगों को भी पढ़ने लगी। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के सारे कवि, लेखक सभी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेरित उनसे भी होती हूँ, बाकी से होती हूँ, और जो आसपास का वातावरण है सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी तो वही होता है। अभी तक करीबन मैं 150 कविताओं की रचना कर चुकी हूँ। तो हम चाहेंगे, ये चूँकि आपका एक विभाग भी रहा है महिला बाल विकास, और महिलाओं पे भी आपने एक रचना बनाई है, वो रचना भी हम चाहेंगे कि दर्शकों को सुनाई जाए। जी ज़रूर। मैंने महिलाओं के ऊपर एक रचना की हुई थी। इसमें ये था कि हर एक महिला जीवन के किस दौर से गुजरती है और वो अपने दर्द को कैसे छुपाती है, और बस मुस्कान उसके साथ वो जीवन में आगे बढ़ती रहती है, जिसका मैंने शीर्षक दिया था, हाँ मैं गृहिणी हूँ। कितने चेहरे और पहन लूँ तुम ही कहो इस चेहरे पर, कितने चेहरे और पहन लूँ तुम ही कहो इस चेहरे पर, कितनी मुस्कानें सवार लूँ जख्म बहुत हैं गहरे पर। कल के ताने भूल के सारे रोज़ सुबह उठ जाती हूँ, कल के ताने भूल के सारे रोज़ सुबह उठ जाती हूँ, अंदर अंदर टूट रही हूँ बाहर से मुस्काती हूँ। कमर में पल्ला खौंस के सारे कामों में लग जाती हूँ, सबके मन का करते करते खुद को भूल ही जाती हूँ। यही होता है हर महिला के साथ कि वो सबको प्राथमिकता देती है, तो सबके मन का करते करते खुद को भूल ही जाती हूँ। हर एक की फरमाइश सुनती और उसको दोहराती हूँ, किसी की कोई फरमाइश में कमी ना रह जाए, इसलिए मैं उसको दोहरा लेती हूँ, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नापसंद है, क्या किसके लिए बनाना है और क्या लाना है, किसकी क्या ज़रूरत है। तो सबके मन का करते करते खुद को भूल ही जाती हूँ, हर एक की फरमाइश सुनती और उसको दोहराती हूँ, अपनी सारी अभिरुचियों को गहरे में दफनाती हूँ। बहू, पत्नी और माँ के हर दिन अब किरदार निभाती हूँ, खुद के अंदर खुद को ही अब पक्की नींद सुलाती हूँ। दिन भर करती काम मगर फिर बेपगार रह जाती हूँ, करती क्या हो इस सवाल का उत्तर खोज ना पाती हूँ। दिन भर करती काम मगर मैं बेपगार रह जाती हूँ, करती क्या हो इस सवाल का उत्तर खोज ना पाती हूँ। टीस कभी उठती जब मन में खुद को ही बहलाती हूँ, घर की रानी कहकर खुद को मैं यूं ही समझाती हूँ, घर की रानी कहकर खुद को मैं फिर से बहलाती हूँ। जब कोई तारीफ़ करे तो सहज समझ ना पाती हूँ, आदत नहीं है ना हम महिलाओं को तारीफ़ सुनने की, तो जब कोई तारीफ़ करे तो सहज समझ ना पाती हूँ, उसमें अपनी भूल खोजने जाने क्यों लग जाती हूँ। मुझे लगता है कोई तो गलती की होगी, ये सहज तारीफ़ महज तारीफ़ नहीं है, कहीं कुछ गलती हुई है। तो जब कोई तारीफ़ करे तो सहज समझ ना पाती हूँ, उसमें अपनी भूल खोजने जाने क्यों लग जाती हूँ। कभी कभी आईने में भी खुद को खोज ना पाती हूँ, सबकी खुशियों की खातिर मैं अपने अश्क छुपाती हूँ।
मैं केवल गृहिणी हूँ, हर पल खुद को याद दिलाती हूँ। मेरी पहचान, मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान कुछ नहीं है, बस मैं एक गृहिणी हूँ। तो मैं केवल गृहिणी हूँ, हर पल खुद को याद दिलाती हूँ, सबकी मीठी मुस्कानों में बस सच्चा सुख पाती हूँ। गृहिणी हूँ, हाँ गृहिणी हूँ, खुद को याद दिलाती हूँ, सबके अरमानों से ऐसे तालमेल बिठलाती हूँ, सबके अरमानों से ऐसे तालमेल बिठलाती हूँ। बात कप्तान को हो गया। अगर बात करेंगे आपके वर्तमान का जो सर्विस का दौर है, तो इस टाइम में किस तरह का आपकी वर्किंग रहती है? क्या वर्किंग के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? कभी जो रहती है वो किस टाइप से जी बिल्कुल, छापामारी का भी काम हमारे यहाँ होता ही है। जब कोई कर की चोरी करेगा तो निश्चित रूप से विभाग सजग, सक्रिय और मुखबिरी के ज़रिए उस चोरी को रोकने का और उन चोरों को पकड़ने का कार्य भी करता है। तो उस दल में भी हम सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वैसे सामान्य दिनों में अगर देखा जाए, जहाँ ये चोरी या अन्य कोई इस तरह के काम ना हो, तो हम हर एक रजिस्टर्ड फर्म पर टैक्स की गणना करते हैं कि कितना है और उसकी वसूली कैसे की जाए, उसका काम मुख्यतः देखते हैं। अगर कोई सहज वसूली नहीं होती है, उसको डिमांड नोटिस भेजने के बाद, संपर्क करने के बाद, तो उसकी प्रॉपर्टियों को अटैच करते हैं, चल अचल दोनों तरह की प्रॉपर्टियों को कुर्क करते हैं, उसकी नीलामी भी करते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में मेरा अपना सर्किल 3 ग्वालियर वृत्त 3 ऐसा है जिसने विगत वर्ष में भी 3 नीलामियाँ करवाई हैं अचल संपत्तियों की, जो काफ़ी विवादास्पद भी थी, जिन पर हमें 1.25 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था। और इस वर्ष भी हम एक नीलामी करवा चुके हैं जिसमें हमें 45 लाख की प्राप्ति हुई है। तो इस तरह के कार्य भी होते हैं। और विभागीय कार्य की अगर हम बात करें तो फिर अगर जो वाहन जा रहे हैं और वो बिलिटी नहीं लिए हुए हैं या अंडर बिलिंग की कोई चीज़ है, टैक्स चोरी वहाँ कर रहे हैं, तो उनकी जांच का भी अधिकार होता है। अगर ऐसा लगता है कि इसमें वाहन में माल ज़्यादा है और बिल में कुछ और है या रेट कुछ है, अंडर बिलिंग जिसे बोलते हैं, तो उसमें फिर हम उसको वाहन को पकड़ के लाते हैं और फिर या तो थाने में रखवाते हैं या फिर अपने डिपार्टमेंट में लेके आते हैं और अनलोड करके उस चीज़ की जांच करते हैं कि कितना टैक्स चोरी है, और फिर नियम के हिसाब से उस पर करारोपण करते हैं। और वसूली का वही तरीका कि भाई आसानी से देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ तो चोरी करते हुए पकड़े हैं तो पेनल्टी तो लगनी ही लगनी है, लेकिन जबरियाँ वसूली भी करेंगे ही। तो राजस्व की हानि को रोकने का हर संभव प्रयास हम लोग करते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक के जान पाएँ कि जो छोटी जगह होती है, तहसील प्लेस जिनको कहा जाए, और छोटे दुकानदार जहाँ होते हैं, तो वो दुकानदारों को क्या कब उस दायरे में आएंगे कि उनको टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि अधिकतर ये सुनने में आता है कि आपके पास टिन नंबर नहीं है, या आपके पास जो है जो कहना चाहिए GST नंबर नहीं है। तो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनको कई बार भय भी दिखाया जाता है। तो ये कैसे माना जाएगा कि उनकी आमदनी कितनी तक होनी चाहिए, उसके बाद उनको ये नंबर को लेने की ज़रूरत पड़ेगी, या टैक्स लेके और टैक्स शासन को देने की ज़रूरत पड़ती है? एक्चुअली में होता क्या है, जब आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो एक प्रकार का लाइसेंस आपको मिल रहा है कि आप किसी कर को जनता से संग्रहित करके शासन में जमा करेंगे। तो जब विभिन्न समयों में ऐसा रहा है कि इस राशि की जो टर्नओवर है, वार्षिक टर्नओवर, उसकी राशि को बढ़ाया गया है। पहले ये 5 लाख पे लेना कंपलसरी होता था, लेकिन अभी वर्तमान में 40 लाख रुपए से अगर आपका एक वित्तीय वर्ष में टर्नओवर अधिक हो रहा है तो आपको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य ही है। चलिए, नौकरी के साथ साथ ये भी देखा है कि अभी जो कोरोना काल चला है उसमें एक समाज सेवा का रूप भी आपका देखने को मिला है। आपने अपने बेटे के साथ मिलकर इस करेरा अस्पताल को एक मुहिम चलाई थी, क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं सांसें थम रही थी ऑक्सीजन के अभाव में, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो प्रदाय किया जाना था, यहाँ लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को प्रेरित किया और एक धन संग्रह करके आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल को दान किया है। तो ये विचार भी आपके मन में या आपके बेटे के मन में आया हो, इसको फिर मूर्त रूप कैसे दिया आपने, ये भी थोड़ा बताइए। हाँ, ये विचार जब आया तो तत्काल ऑक्सीजन के लिए हम प्लांटेशन तो नहीं कर सकते थे। उसके लिए ज़रूरी यही था कि हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी सुविधा अस्पतालों में या छोटी जगह पे भी मुहैया करवाएं, जिससे कि लोगों की ज़िंदगियां बच सकें। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की
कि वो जन सहयोग करें और हमारी मुहिम को सफल बनाएं। और सबसे बड़ा जो संबल था, तो मेरे हर काम में संबल मेरे पतिदेव का ही मुझे रहा है। उन्होंने कह दिया था कि हाँ, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम बेशक करो, अगर इसमें बाहर से हमें कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा तब भी हम तुम्हारे इस सपने को पूरा करेंगे और ज़िंदगियां बचाने की इस मुहिम में साथ देंगे। और इस मुहिम में पूरे परिवार में हर एक व्यक्ति ने मुझे मॉरली सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया कि हाँ। और बेटों का सहयोग तो आप लोगों ने देखा ही है जी। तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये मुहिम चलाई थी जिसमें सब लोगों ने सहयोग किया, और एक की बजाय फिर हम 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले पाए थे। और एक मैंने अपने मायके के हॉस्पिटल में दिया, एक जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों का थोड़ा थोड़ा कर्ज उतारने की कोशिश करी है। और सही समय पे हम पहला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चूँकि दे पाए थे हॉस्पिटल को, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बचाने में योगदान थोड़ा बहुत कर पाए। तो वो भी राहत भरी बात रही कि हम जिस उद्देश्य को लेके चले थे उसमें कहीं ना कहीं सफल हुए। दिन पर भी आपने एक लोगों से गिफ्ट मांगी है कि हमें कोई मूल्यवान वस्तु गिफ्ट में नहीं चाहिए, बल्कि आपका रक्त चाहिए ताकि दूसरों की ज़िंदगी बचाई जा सके। तो ये भी मन में विचार जो ब्लड डोनेशन के लिए आया है, ये मन में विचार कैसे आया है? मैं काफ़ी समय से ब्लड डोनेशन कर रही थी, और अभी पिछले 1-2 महीने में मेरे सामने इस तरह के केस आए कि लोगों ने मुझसे फ़ोन पे सहयोग मांगा, ग्वालियर में किसी को ब्लड की ज़रूरत है या शिवपुरी में ज़रूरत है। तो मैं इस काम से जुड़ चुकी थी, और जब मुझे पता चला शिवपुरी ब्लड बैंक में बिल्कुल ही रक्त की कमी हो चुकी है, थैलीसीमिया वाले बच्चे और अन्य पेशेंट उस कमी के कारण कई बार असमय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना चाहिए, लोगों से निवेदन करना चाहिए कि भाई मैं अकेली तो सिर्फ एक ही यूनिट ही दे सकती हूँ, ज़्यादा ज़िंदगियाँ नहीं बचा सकती, तो आप लोग आइए, जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी बचाने में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। तो मैंने इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से वो मुहिम की। और रही बात ये कि यही दिन क्यों चुना, तो इससे बेहतर दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता था कि मैं चुनती और इस दिन को यादगार बनाती, लोगों के साथ साझा करती और इतना बड़ा पुण्य कमा लेती इस दिन के लिए। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया है और ये देखा भी जाता है कि सोशल मीडिया पे आप अधिकतर समय सक्रिय रहते हैं, चाहे वो कविता हो या आपको कोई और दूसरी बात जो जनता तक आपको पहुंचानी हो, मैसेज देना हो। तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ये क्या मानते हैं कितना लाभकारी है इन सब चीज़ों के लिए? कोई भी चीज़ हो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें लाभ पहुंचाएगी या हानि। अगर हम उसका गलत दिशा में उपयोग करेंगे तो वही हानिकारक हो जाएगी। मेरे लिए ये है कि मुझे तो बहुत सारी प्रेरणाएं भी सोशल मीडिया से मिल जाती हैं अच्छे काम करने की, और मेरी मुहिम जो भी रहती है उसमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही सफलताएं मिलती हैं। जी जी जी। तो ये थी हमारे साथ जया गुप्ता जी, जो वाणिज्य कर निरीक्षक हैं और ग्वालियर में इन दोनों पदस्थ हैं। जन्म स्थान इनका दिनारा है, लेकिन कर्मभूमि करेरा और ग्वालियर दोनों मानती हैं। इनका स्पष्ट रूप से ये भी कहना है कि सोशल मीडिया एक वो बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ की अपनी बात लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। बस ये देखना है कि हम उसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा भी उपयोग किया जा सकता है और गलत तरीके से भी उसका उपयोग किया जा सकता है। अगली एक मुलाकात में फिर नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज़, करें।